साथियों, पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में इस वीडियो में हम देखेंगे क्लिनिकल सिंड्रोम्स रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स कॉर्टिकोस्टेटल ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स द्वारा स्ट्रेटम में जाते हैं। यहाँ से सिग्नल्स पैलेडोथैलेमिक गाबर्जिक फाइबर्स से थैलेमस में और थैलेमस से थैलेमोकॉर्टिकल ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स द्वारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस पाथवे को डायरेक्ट पाथवे कहते हैं, जो कि स्टिमुलेटरी होता है। उसी समय ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स स्टेटम में होते हुए ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल सेगमेंट में, फिर सब थैलेमस से होते हुए ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल सेगमेंट में जाते हैं। फिर थैलेमस से होते हुए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं। वहां से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मांसपेशियों तक पहुंचते हैं। इस पाथवे को इनिबिटरी पाथवे कहते हैं, जो मांसपेशियों में संकुचन को इनिबिट करता है। यह भी मेरे द्वारा बताया गया कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट में डायरेक्ट पाथवे एगोनिस्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है तथा इनडायरेक्ट पाथवे एंटागोनिस्ट मसल्स में रिलैक्सेशन करता है। इन दोनों पाथवे के चलते मांसपेशियों में ओवरशूटिंग होती है। इस ओवरशूटिंग को रोकने के लिए नाइग्रोस्टेटल फाइबर्स होते हैं, जो स्ट्रेटम में D1 रिसेप्टर द्वारा डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं तथा D2 रिसेप्टर द्वारा इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करते हैं, जिससे मोटर मूवमेंट्स स्मूथ हो जाते हैं। साथियों, अब पॉइंट पर आते हैं। एक बीमारी होती है पैरालिसिस एजिटेंस, जिसको पार्किंसन डिजीज भी कहते हैं। इस बीमारी में सबस्टेंशिया नाइग्रा के पार्स कॉम्पैक्टा भाग में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे स्टेटम में जा रहे नाइग्रोस्टेटल फाइबर से डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और D1 व D2 रिसेप्टर पर डोपामिन उपलब्ध नहीं हो पाता है। जो डायरेक्ट पाथवे D1 रिसेप्टर के माध्यम से स्टिमुलेट हो रहा था, जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ हो पा रहे थे, अब डोपामिन का लेवल कम होने से वही डायरेक्ट पाथवे मसल्स में कम कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा। परिणाम स्वरूप कोई भी मोटर एक्टिविटीज़ को शुरू करने में दिक्कत आएगी, यानी डायरेक्ट पाथवे व इनडायरेक्ट पाथवे में डोपामिन की मॉनिटरिंग कम होने से मूवमेंट को इनिशिएट करने में दिक्कत आएगी। यह कॉन्सेप्ट पार्किंसंस डिजीज के हाइपोकाइनेशिया और एकाइनेशिया सिम्टम को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस आदमी के पार्किंसन डिजीज है, उसका फेस अक्सर एक्सप्रेशन लेस होता है, या यूँ कह सकते हैं कि मास्क लाइक फेस होता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसके चेहरे पे सरपेंटाइन लुक आ रहा है। नॉर्मली कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स इनहिबिट द रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिसकी वजह से रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स भी इनहिबिट रहते हैं, जिससे मांसपेशियों में नॉर्मल एक्टिविटी होती है। बेसल गैंग्लिया के सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में डैमेज होने की वजह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कि नॉर्मली इनहिबिट रहता है, वो इनहिबिशन से रिलीज हो जाता है, जिससे रेटिकुलर फॉर्मेशन का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस प्रकार एगोनिस्ट व एंटागोनिस्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिससे जॉइंट पर से मूवमेंट स्टिफ हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट पार्किंसन डिजीज के दूसरे सिम्टम रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। इस प्रकार की रिजिडिटी को लेड पाइप रिजिडिटी कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसिस्टेंट, स्मूथ एंड कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट थ्रू आउट द एंटायर रेंज ऑफ द मोशन। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि स्टेटम में कोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कोलिनर्जिक फाइबर्स से स्रावित एसिटिलकोलिन डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर से काउंटर बैलेंस होता है। एसिटिलकोलिन डोपामिन को इनहिबिट करता है तथा इनडायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करता है। पार्किंसन डिजीज में डोपामिन का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। स्टेटम में कुछ रिवर्बरेटिंग सर्किट्स होते हैं, जो कोलिनर्जिक एक्टिविटीज बढ़ने से ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं।
जिनको हम ट्रेमर्स के रूप में देख सकते हैं। ये ट्रेमर्स रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, इनको इनवॉल्यूंटरी ट्रेमर्स भी कहते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। वैसे तो पार्किंसन डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, परंतु कुछ दवाओं की मदद से पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, जैसे कि एल-डोपा एंड कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन, जो बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। एल-डोपा के साथ कार्बिडोपा देने से एल-डोपा के साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं। दूसरी ड्रग है डोपामिन एगोनिस्ट, जैसे कि एपोमॉर्फिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रेमीपेक्सोल, प्रोपिनिरोल वगैरह। इन दवाओं को COMT इनहिबिटर्स जैसे कि इंटेकेपॉन के साथ लिया जाता है। यहाँ पर COMT का मतलब है कैटिकॉल ओ मेथिल ट्रांसफेरेज। चौथी दवा है MAO-B इनहिबिटर, जैसे कि सेलेजनिल या एल्डेप्रेनिल, जो डोपामिन के ब्रेकडाउन को रोकता है और एल-डोपा की आवश्यकता को डिले करता है। पार्किंसन डिजीज का पांचवा ट्रीटमेंट हो सकता है ट्रांसप्लांटेड फीटल डोपामिन सेल्स। इसमें अबॉर्टेड फीटस के ब्रेन से कोशिकाएं निकालकर पार्किंसन डिजीज के मरीज को दी जाती हैं। हालांकि इसका प्रभाव कुछ महीने ही होता है, फिर भी यह ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूचर हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि बेसल गैंग्लिया से एबनॉर्मल सिग्नल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने से एबनॉर्मलिटीज डेवलप होती हैं। इन सर्किट्स को अगर सर्जिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो यह एबनॉर्मल सिग्नल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नहीं जा पाएंगे, जिससे एबनॉर्मलिटीज डेवलप नहीं हो पाएगी। हालांकि इस प्रकार की सर्जरी में वेरिएबल रिजल्ट्स मिले हैं। सातवां ट्रीटमेंट है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसको US FDA ने भी अप्रूव किया है। यह DBS या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसन डिजीज मरीजों में एल-डोपा की नीड को व इसके होने वाले साइड इफेक्ट को कम करता है। आठवां ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फीटल स्ट्रिएटल टिश्यू। इसमें ट्रांसप्लांटेड सेल्स होस्ट के बेसल गैंग्लिया से एप्रोप्रिएट कनेक्शन बना लेती हैं। हालांकि कुछ केसेस में ये देखा गया है कि पेशेंट में एक्सेस डोपामिन बन जाने से डिस्काइनेशिया डेवलप हो जाता है। तो साथियों, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हंटिंगटन्स डिजीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।